खबर गाजियाबाद से आ रही है। मॉल में हंगामा हुआ है। दो महिलाओं ने वहां पर हंगामा काटा है। गाजियाबाद के हर्षा मॉल का ये पूरा मामला है। दो महिलाओं में जमकर कहासुनी होती है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, मॉल में दो महिलाओं ने हंगामा काटा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के हर्षा मॉल का ये मामला है। देख सकते हैं आप कि गाजियाबाद के हर्षा मॉल की ये वीडियो, जिसमें दो महिलाओं के बीच में जमकर हंगामा होता दिखा। पुलिस फिलहाल इस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। मॉल में महिलाओं का हंगामा, और देखिए किस तरीके से और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अमित, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर विवाद इतना गहरा गया कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई यहां पर? जी, ये जो पूरा मामला है थाना गंगापुरम क्षेत्र का है और दो महिला जिस तरीके से इसमें लड़ रही है, वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों ही महिला की इसी मॉल में शॉप है, जहां एक महिला इसमें बुटीक की शॉप चलाती है, वहीं दूसरी ओर एक बिल्डर के यहाँ काम करती है। किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ, जिसको लेकर एक महिला द्वारा दूसरी महिला पर कराई गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उस दिन ये वहां पर पहुंची और जैसे ही वहां पहुंचे दोनों में हॉट टॉक हुई। ना सिर्फ हॉट टॉक की बल्कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से साफ तौर पे यहाँ पर महिला एक दूसरे की गिरबान पकड़े हुए हैं। वहीं पर जो मॉल के अंदर और जो अन्य लोग थे, उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और इस वीडियो को वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या कोई एक्शन, कोई कार्रवाई इस पूरे मसले में की जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर पर इनकी जो पहली महिला सीमा नाम की बताई जा रही है, उसकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके चलते ही ये हाथापाई की नौबत यहाँ पहुंची है। पुलिस इस पूरी वीडियो की जांच की बात करी और जांच के बाद जो भी जिसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बिकरू कांड से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। एसआईटी रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव पर कार्रवाई संभव है। एएसपी प्रद्युमन सिंह पर कार्रवाई संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव पर कार्रवाई संभव है। एएसपी प्रद्युमन सिंह पर भी कार्रवाई संभव है। कई पुलिस अधिकारियों पर बिकरू कांड में एक्शन हो सकता है। बिकरू कांड में बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ था, इसकी एसआईटी जांच हो रही थी और एसआईटी रिपोर्ट पर अब जल्द कार्रवाई देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी पर कार्रवाई संभव है। एसपी प्रद्युमन सिंह पर कार्रवाई संभव है। इसके अलावा कई और पुलिस अधिकारियों पर भी इस पूरे मामले में एक्शन हो सकता है। जो जानकारी न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसके मुताबिक बिकरू कांड में बड़ी खबर इस वक्त की है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट जिस तरीके से सौंपी गई है, अब इसके बाद यहां पर कई पुलिस अधिकारी इस पूरे घेरे में फंसते दिख रहे हैं। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर। अजीत, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद इस बात के कयास लग रहे थे कि कई पुलिस वालों पर एक्शन होगा। अब कहीं ना कहीं जो जानकारियां निकल रही हैं कि कई पुलिस अधिकारियों के नाम है बाकायदा और उन पर आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है। कब तक ये कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री के पास ये पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने की तरफ से ये कह दिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब गृह विभाग की तरफ से जो लिस्ट है कार्रवाई की, वो तैयार की जा रही, क्योंकि जिस तरह से आनंद जो पहले एसपी थे उनका नाम आया था, इसके अलावा जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, जिसके अध्यक्ष है संजय भूसरेड्डी अनुपम, उनकी रिपोर्ट में जो तत्कालीन एएसपी ग्रामीण थे प्रद्युम्न सिंह, उनका भी नाम आया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि 1990 से लेकर 2020 तक
जिन जिन पुलिस अफसरों ने या जिन जिन अधिकारियों ने विकास दुबे को संरक्षण दिया था, जिनके टाइम में सख्त लाइसेंस बने थे, उन सब की के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि विकास दुबे का सख्त लाइसेंस किसी भी चुनाव में सख्त जमा नहीं हुआ था। इसका भी जिक्र जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि आखिर पुलिस अफसरों ने क्या किया, क्योंकि किसी भी चुनाव में विकास दुबे के स्लाइड जमा नहीं हुए। तो इन सब की रिपोर्ट दी गई। तो अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर गृह विभाग के द्वारा की जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, लव जिहाद के मामलों में एसआईटी की जांच पूरी हुई है। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया था। तमाम जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर के एक हफ्ते में अब सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने इसका गठन किया था। बड़ी खबर इस वक्त की, अब एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं लाइव। श्याम, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले कानपुर में सामने आए थे, उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा था कि कहां से ये फंडिंग हो रही है, किस तरीके के तार जुड़े हुए हैं। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी तब साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आते गए और इनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक पहुंच गई। इनमें से तकरीबन 6 मामले जो हैं वो जूहीलाल कॉलोनी के एक पर्टिकुलर इलाके से जुड़ते नजर आए, जिनके सभी आरोपी यहां से किसी न किसी रूप में कनेक्ट थे। यही वजह है कि जो एसआईटी है उसका फोकस उन आरोपियों के ऊपर ज़्यादा रहा कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एसआईटी ने इस बात को ध्यान में रखा कि ये जो परिवार हैं जिन्होंने लव जिहाद की घटना में शामिल हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने जो वकील कोर्ट में खड़े किए वो काफ़ी महंगे फीस वाले वकील खड़े किए। तो ये आशंका बल ले रही थी कि कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग कहीं से की जा रही है। और इसके बाद में शुरुआती जांच में जो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि इनके आपस में क्या कनेक्शन है। इसके अलावा इनके जो अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से ये पूरी टीम ने किस तरीके से एसआईटी ने अपनी जांच को किया है, ये भी बताइए। और साथ ही साथ ये बताइए, जो साजिश की खबरें आ रही थी, जो फंडिंग की खबरें आ रही थी, क्या एसआईटी की जांच रिपोर्ट में उन सारे क्लूज पर कुछ कामयाबी मिली है, कुछ क्लूज मिले हैं? देखिए, जिस तरीके से मामले सामने आए और उनको गंभीरता से लेने के बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसपी लेवल के अधिकारी को इसकी जांच दी गई, तो शुरुआती दौर में ही जब ये कनेक्शन आपस में स्टेब्लिश हो गए थे कि 6 आरोपी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये आशंका बल पकड़ रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो विदेशी फंडिंग का हो सकता है। तो पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच की है। इनका जो आर्थिक रिकॉर्ड है, किस तरीके की इनकी आर्थिक स्थिति रही है, इसके अलावा इनके कनेक्शंस किन किन लोगों में हैं और इनके बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पर हुआ है, इन सब बातों की एसआईटी ने जांच की है। लेकिन ये खुलासा तो तभी होगा जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी कि आखिर उनकी फाइंडिंग्स क्या है। हालांकि एसआईटी आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता, बड़ी खबर यहां पर बता रहे थे। आप देखना होगा कि जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार जब से आई है तब से बदमाशों के लिए उत्तर प्रदेश मुफीद नहीं रह गया है। योगी सरकार ने पुलिस को ऑपरेशन क्लीन चलाने की छूट दे रखी है, जिसका असर हर दिन लगभग दिखाई दे रहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 मुठभेड़ की खबरें सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल लखनऊ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में अक्षय बंगाली के पैर में गोली लगी है। इसके साथ ही सहयोगी कुंवर रावत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। इस कामयाबी पर पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। वहीं आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश मुकेश गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर है कि मुठभेड़ में घायल बदमाश मुकेश को गोली लगी है, जो D73 गैंग का मुख्य सरगना है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार का दिन आज अच्छा नहीं रहा। अब तक 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए, इन 2 हादसों में 5 लोगों की मौत की खबर है। पहली तस्वीर बिजनौर की है, जबकि दूसरी तस्वीर उन्नाव की, जहां पर आज हादसे हुए हैं।
तो बिजनौर के थाना नेहटौर के कोतवाली रोड इलाके में चीनी की बोरी से भरा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की चपेट में बाइक सवार 3 लोग आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला है। फिलहाल इस घटना से परिजन की हालत खराब हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरा हादसा उन्नाव के आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहां पर एक कार का टायर फटने से एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया, क्योंकि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिनको लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि दिल्ली से बिहार के समस्तीपुर ये लोग जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर खतौली इलाके में प्रेमी जोड़े को खेत में बुलाकर गोली मार दी गई। आरोप है कि लड़की के चचेरे भाई ने दोनों को गोली मारी है। गोली लगने से दोनों की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष ने FIR दर्ज नहीं करवाई है और जैसे ही शिकायत मिलेगी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई, उनसे रीच से पूछताछ की जाएगी। अभी दोनों लोग SDS ग्लोबल अस्पताल में भर्ती हैं, उनको ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर से वार्ता की गई है। अभी स्थिति उनकी ठीक है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी के द्वारा इस पर तहरीर दी गई है। हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है जिसमें गाँव में कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि 2 जाति से जुड़ा हुआ मामला है। इस चीज़ को सेंसिटिविटी के आधार पर देखा जा रहा है। कानपुर में हवा जहरीली होती जा रही है। कानपुर प्रदेश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। AQI लेवल 406 दर्ज किया गया है। सुबह से शाम तक यहां पर धुंध छाई रहती है। कानपुर में प्रदूषण का प्रकोप इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सुबह से रात तक धुंध ही धुंध नजर आ रही है। जिसे लोग कोहरा समझ रहे हैं वो स्मॉग है, वही स्मॉग जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रदूषण के स्तर के लिहाज से कानपुर सूबे का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। कानपुर में AQI 406 पहुंच गया है और PM 2.5 दर्ज किया गया है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। AQI जो सामान्य तौर पर 100 के अंदर होना चाहिए, वो कानपुर में 406 हो गया है। हैरानी की बात है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के अधिकारी भी बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जता रहे हैं। न्यूज़ 18 ने प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल रूम का जायजा लिया। अब देख रहे हैं कि जो धुंध छाया हुआ है, लोग इसको धुंध कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये डस्ट पार्टिकल है। बहुत जो है माइनर डस्ट पार्टिकल है, जो पब्लिक के हेल्थ के लिए बहुत स्वास्थ्यपूर्ण है। यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर सांस के रोगियों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर जाकर बधाई दी। PM मोदी सुबह आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। PM मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए हैं। नवंबर को कराची में एक सिंधी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें नीलू के साथ। नमस्कार।